हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी दोस्त मधु के साथ बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहां जाकर वो मधु से कहती है, यार मधु, कब तक हम ऐसे ही यहाँ से वहाँ सामान लेने के लिए घूमते रहेंगे? मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है। चलना, चलकर कुछ खाते हैं। तू कितनी भुक्कड़ है, अभी तो हमने छोले भटूरे खाए थे, तुझे फिर भी भूख लग गई। क्या करूँ यार, इतनी देर से चलते चलते सारा खाना पच गया, इसलिए फिर से भूख लग रही है। चलना, कुछ खाते हैं। तुझे अपने साथ लाकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही आ जाती। मधु यार, अब ज्यादा ड्रामे मत कर, चल कुछ खाते हैं, वरना मैं यहाँ सड़क पर ही बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, चल अब जल्दी से कुछ खाकर बाकी का सामान लेंगे और घर चलेंगे। इतना कहकर अब दोनों दोस्त सामने खड़े एक पानी पूरी वाले के पास जाते हैं और पानी पूरी खाते हैं। तभी सुमन देखती है कि पानी पूरी वाला एक आदमी को कचौड़ी दे रहा था जिसमें कुछ था और ऊपर से बहुत सारी दही भी थी। ये देखकर सुमन मधु से कहती है, अरे मधु, ये बताओ, वो जो आदमी खा रहा है वो क्या है? कि ये दही बल्ले हैं या फिर ये सबसे बड़ी पानी पूरी है? क्या कहा? तुझे नहीं पता ये क्या है? अरे पागल, ये राज कचौड़ी है। इसके अंदर दही भल्ले, आलू, चने और बहुत कुछ डाला जाता है। खाने में भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा है क्या? अंकल, मुझे भी एक राज कचौड़ी देना, मैं भी एक बार खाना चाहती हूँ ये राज कचौड़ी। सुमन की बात सुनकर वो पानी पूरी वाला सुमन को एक राज कचौरी बना कर दे देता है जिसमें कि वो काफी सारी चीजें डालता है। ये राज कचौरी खाकर सुमन कहती है, अरे वाह, मुझे तो ये राज कचौरी बहुत पसंद आई। मैंने आज तक इतनी अच्छी कचौड़ी कभी नहीं खाई। इसमें कितना अच्छा मसाला है, नमकीन, खट्टा, मीठा, सारा स्वाद इसी में मिक्स है और मेरे तो दिल को ठंडक पड़ गई। पड़ गई ना तेरे दिल को ठंडक? तो चले यहाँ से, या फिर यहीं रहकर तुझे अपने दिल को ठंडक ही देनी है? अरे रुक तो जा, पहले ये राज कचौरी खत्म कर लूँ मैं। तू खत्म करती रहे इस राज कचौड़ी को। मैं तो जा रही हूँ घर, मुझे देर हो रही है। तू आते रहना बाद में। अच्छा रुक ना, बात बात पर गुस्सा करती रहती है। इतना कहकर अब वहाँ से दोनों सहेलियाँ अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुमन एक बार फिर से बाजार जाती है राज कचौरी खाने के लिए, लेकिन उस दिन वहाँ पर पानी पूरी वाला नहीं आया था, इसीलिए उसे राज कचौरी नहीं मिलती। वो घर लौट आती है। इस बात से वो उदास थी। तभी उसकी माँ रीना वहाँ आती है और कहती है, सुमन, सर पर हाथ रखकर तो ऐसे बैठी हुई है जैसे तेरा कोई मर गया हो। माँ, मरा तो कोई नहीं है, लेकिन जो चीज मैं लेने गई थी वह मुझे नहीं मिली बाजार में। ऐसा क्या लेने गई थी तू जो तुझे मिला नहीं? माँ, उस दिन मैं और मधु बाजार गए थे तो हमने वहाँ पर राज कचौरी खाई थी, लेकिन जब आज मैं दोबारा वहाँ गई तो मुझे राज कचौरी नहीं मिली। बहुत मन कर रहा था खाने का। बस इतनी सी बात? जरूरी नहीं है कि राज कचौड़ी जाकर ही बाहर खाएं, घर पर भी तो बना सकती है ना। लेकिन ना, मुझे राज कचौरी नहीं आती बनानी। तेरे हाथ में फोन किस लिए है? यूट्यूब पर रेसिपी देख ले और बना ले राज कचौड़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रीना की बात सुनकर अब सुमन अपने फोन में यूट्यूब को ऑन करती है और राज कचौरी बनाने की रेसिपी देखती है, जिसके बाद वो बाजार से राज कचौड़ी बनाने का सामान लेकर आती है और अपनी पसंद की राज कचौड़ी बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब भी सुमन को कुछ अच्छा खाने का मन करता तो वो अपने लिए राज कचौरी बना लिया करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सुमन के घर उसे देखने के लिए कमला अपनी बेटी मानव के साथ आती है। ये बताओ बहन जी, आपकी बेटी को खाना बनाने में क्या क्या आता है? बहन जी, आता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये राज कचौड़ी बहुत अच्छी बना लेती है और आज इसने आप सबके लिए राज कचौड़ी बनाई है। अच्छा, मैंने सुना है राज कचौड़ी बहुत महंगी होती है और लगता है कि आपकी बेटी भी राज कचौड़ी खाने की शौकीन है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी बेटी जितना खाना खाने की शौकीन है उतना ही अच्छा खाना बना भी लेती है। ये तो अच्छी बात है। हर सास यही चाहेगी कि उसकी बहू को अच्छा खाना बनाना आए। अरे आप एक बार ये राज कचौड़ी खा कर तो देखिए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। सच कहूँ तो आपकी बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। कमला सुमन की हाथ की राज कचौड़ी खाकर खुश थी और उसे सुमन अपने बेटे के लिए पसंद भी थी, इसीलिए वो अपने बेटे का रिश्ता सुमन से तय कर देती है। कुछ समय बाद सुमन और मानव की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन के ससुराल में उसकी रसोई और मुंह दिखाई का पहला दिन था, इसीलिए कमला अपनी बहू सुमन से कहती है, बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है तो मैंने मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाया है तेरी मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म के लिए।
तो तुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता है ना, मेहमानों के लिए तो वही बना देना। ना ज्यादा मीठा, ना ज्यादा खट्टा और ना ही ज्यादा तीखा, कुछ ऐसा बनाना। और ध्यान रहे कि मेरी इज्जत का सवाल है बहू। माँ जी आप चिंता मत करो, बस सब मुझ पर छोड़ दो अब। इतना कहकर अब सुमन रसोई में चली जाती है और खुद से कहती है, माँ जी ने तो इतना कुछ बता दिया, अब मैं क्या क्या बनाऊं समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया, क्यों ना मैं राज कचौरी ही बना दूं। वो न ज्यादा मीठी होती है, ना खट्टी, ना तीखी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर अब सुमन राज कचौड़ी बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद कमला के घर उसकी पड़ोस की सभी औरतें सुमन की मुंह दिखाई और पहले रसोई की रस्म के लिए आती है और कमला उन्हें देखकर कहती है, क्या बात है बिमला बहन, आप सब तो समय के बड़े पक्के हैं, बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप सब। जी हाँ कमला बहन, वो क्या है ना, मैं हमेशा समय से आगे चलती हूँ और आप तो हमारी पुरानी पड़ोसन हैं। भला आपके घर हम लेट कैसे आ सकते थे। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। चलिए आप सब अंदर बैठिए, मैं अपनी बहू को बुला कर लाती हूँ। कमला इतना कहकर अब किचन में जाती है और किचन में बहुत सारी राज कचौड़ी देखकर अपनी बहू से कहती है, सुमन ये सब क्या है? तुम्हें तो मैंने सबके लिए खाना बनाने के लिए कहा था और तुमने ये राज कचौरी बना दी। माँ जी आपने जो जो कहा था मैंने वैसे ही बनाया है, अब चिंता मत कीजिए, देखना सबको ये राज कचौरी बहुत पसंद आएगी। देख ले बहू, अगर मेरी जरा भी बेइज्जती हुई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। इतना कहकर अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं और सुमन सबके सामने राज कचौड़ी रख देती है, जिन्हें देखकर विमला कहती है, अरे कमला बहन, लगता है आपकी बहू को कुछ बनाना नहीं आता है, इसलिए आपकी बहू ने बाजार से राज कचौड़ी मंगाई है। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राज कचौरी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, आप एक बार खाकर तो देखिए। राज कचौड़ी को बनाना हलवा समझा है क्या? इतनी भी आसान नहीं होती है ये। आंटी जी आप एक बार मेरे हाथ की राज कचौरी खा कर तो देखो, फिर आप मुझे बताना कि ये कैसी है। इतना कहकर अब सुमन विमला को राज कचौड़ी देती है और एक एक करके सभी सुमन के हाथों की बनी राज कचौड़ी खाते हैं। सभी लोगों को उसके हाथों की राज कचौड़ी बहुत पसंद आती है और तभी विमला कहती है, अरे वाह, सच में सुमन बहू, तेरे हाथ की बनी राज कचौड़ी बहुत ही अच्छी है। मुझे तो लगा था कि तुमने ये बाजार से मंगाई है, लेकिन इसका टेस्ट तो बाजार की राज कचौड़ी से भी ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा था ना, मेरी बहू राज कचौड़ी की शौकीन है और इसे बहुत अच्छी राज कचौड़ी बनानी आती है। तो कमला बहन, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी बहू की एक राज कचौड़ी की दुकान क्यों नहीं खुलवा देती हो? सच कह रही हूँ कमला बहन, बहुत जल्दी तुम्हारी बहू फेमस हो जाएगी। विमला का सुझाव सुमन और कमला दोनों को पसंद आता है और कमला कुछ समय बाद अपनी राज कचौड़ी खाने की शौकीन बहू की एक राज कचौड़ी की दुकान खुलवा देती है और देखते ही देखते वो मशहूर हो जाती है। अब सुमन को राज कचौड़ी खाने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। बरखा को बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार किया करती और इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि जब वो नींद में सोई हुई होती है तो उसकी माँ विभा उसके पास आकर कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी, जल्दी उठ जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं, मुझे सोने दो, मैं सोती रहूंगी, वो मुझे देखकर चले जाएंगे। पसंद आ गई तो ठीक है, जगा कर बात आगे बढ़ा देना। उठ जा, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जागेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में आलोक अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ उसे देखने आता है और सबको बरखा बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी हो जाती है। वैसे तो बरखा अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन बरखा की एक आदत शीतल को बहुत अजीब लगती है। इसीलिए एक दिन वो रसोई में काम करते हुए उसे टोकते हुए कहती है, बहू जरा मेरी बात तो सुन। जी बाजी बोलिए, क्या हुआ? बहू वैसे तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने मेरे घर को अच्छे से संभाला है, लेकिन मैंने ज्यादातर तुझे पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकोड़े लेकर आती हूँ, मौसम भी अच्छा है, आराम से बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। ठीक है बहू, जल्दी से ला, तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़ी लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल कहती है,
अरे ये क्या बहू, बस एक कप चाय? तेरी चाय कहाँ है? तू नहीं लेगी चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने जाती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से नींद पूरी करके आता है। दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। तो शीतल सोचती है, अरे बहू अब तक आई नहीं, कहीं बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। इतना कहकर शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बरखा आसमान में मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही है और खुद से कहती है, वाह मजा आ गया, बारिश का पानी पीने का तो अपना ही मजा निराला है। अरे नेचुरल प्योर वाटर है ये। एक काम करती हूँ, 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, फिर 10-12 दिन तक आराम से पीऊंगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू, तू बारिश का पानी पीती है? तुझे गंदा नहीं लगता क्या? अरे माँ जी आप कब आई, और ससुर जी आप भी? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बात का जवाब दे। हाँ सच में माँ जी, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊं, मेरी प्यास खत्म ही नहीं होती, इसीलिए मैं भर कर रख लेती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लाकर पी लिया करूँगा, तू अपनी सास को पिला ये पानी। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, ये बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसीलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी कि शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा फील हो जाता है। छी, कितनी गंदी है तू। अब पानी पी लिया हो तो नीचे चल, मेरा बेटा ही आकर तुझे बताएगा। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे होते हैं, जिसके कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है और उसको देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो कैब से आ जाता, भीग कर आ गया। या बता दे, तुझे भी बहू की तरह बारिश का पानी पीने की आदत है तो? क्या माँ आप भी, एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप मजाक कर रही हो। बारिश का पानी कौन पागल पीता है? पीता नहीं, पीती तेरी बीवी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं आता तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है। ये सुनकर विपिन चुपचाप खामोशी से कमरे में चला जाता है और कपड़े बदलकर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। जहाँ सब खाना खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, तू भी अपना नेचुरल फिल्टर पानी पी ले। हाँ माँ जी मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने गिलास में बारिश का पानी भरकर बैठी हूँ। माँ जी आपको पता है, पहले के जमाने में लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छा जीते थे, और ऐसे ही कुएं में भी तो बारिश का पानी ही जाता था, गांव वाले भी तो वही पानी पीते थे। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाते खाते बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू होती है और शीतल फिर से बरखा को ताना कसते हुए कहती है, ले बहू, तेरे पीने का पानी आ रहा है, जा भर ले। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने चली जाती है। दिन बीतते हैं और बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत ज्यादा खराब देखकर शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलती है, जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया, बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की आदत है। इसको लगता है वो नेचुरल होता है और अच्छा है सेहत के लिए। देखिए डॉक्टर, हम तो इसको समझा समझा के थक गए, शायद ये आपकी कोई बात समझ जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ, और रोज बारिश नहीं होती इसीलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली सुबह तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अलग था जब लोग बारिश का पानी भर कर रखते थे और पिया करते थे। आजकल वायुमंडल में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक नहीं होता
और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा है, तभी लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी ही सेहत खराब कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया या और पानी ला कर दो बारिश का पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। ना, मुझे समझ में आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अच्छी बात है बहू, तू बीमार पड़ी। अगर तू बीमार नहीं पड़ती तो डॉक्टर नहीं आती, और डॉक्टर नहीं आती तो तुझे ये सब बातें कैसे समझ में आती? तू ऐसे ही बारिश का पानी पीती जाती, और हो सकता है कि तुझे कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती। शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बारिश के पानी से सिर्फ नहा लिया करूंगी, लेकिन उसे कभी पीऊंगी नहीं। और इस तरह डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से समझ में आता है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता, और वो बारिश का पानी पीना छोड़ देती है, और जिसके बाद वो नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में भी सुधार होता है और उसकी सांस शीतल को भी चैन की सांस आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।